चलिए बताइए क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी। अगर कोई पूछे, सिंपल अगर पूछे कि मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा जारी की जाती है, तो एक सवाल तो यहीं पे याद रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी जारी की जाती है आरबीआई के द्वारा। पहले केवल मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के अंतर्गत ही रखी गई थी, लेकिन बाद में मॉनेटरी पॉलिसी की देखरेख करने के लिए एक समिति बनाई गई जिसको हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी। और इस एमपीसी में अब सरकार और आरबीआई दोनों लोग मिलकर, उसमें दोनों लोगों का सदस्य हैं, मिलकर और सारे मॉनेटरी पॉलिसी की देखरेख की जाती है। उसका काम क्या है कि प्रत्येक 2 महीने पे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा करना कि भाई किसका रेट, रेपो रेट क्या स्थिति है, रिवर्स रेपो रेट की क्या स्थिति है, बैंक रेट की क्या स्थिति है। अगर बढ़ाना है तो बढ़ाया जा सकता है, घटाना है तो घटाया जा सकता है, यानी प्रत्येक 2-2 महीना पर इसका रिव्यू करना है। इसीलिए देखिए कि प्रत्येक 2-2 महीना पर न्यूज में आते रहता है कि रेपो रेट एज इट इज है या चेंज है, जो भी चीज़ है वो आते रहती है। कोई डाउट? अब यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा समझना है। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इस मौद्रिक का मतलब, ये जो मौद्रिक है यहाँ पर, इस मौद्रिक का मतलब मुद्रा होता है। क्या होता है? मुद्रा यानी मनी। कोई दिक्कत? और यहाँ पे नीति तो सब लोग समझ रहे हैं, नीति यानी पॉलिसी। तो अगर सिंपल कोई पूछे कि मुद्रा से संबंधित नीति को, मुद्रा से संबंधित नीति को, मुद्रा से संबंधित नीति को मौद्रिक नीति कहते हैं। मुद्रा से संबंधित नीति को मौद्रिक नीति कहते हैं। मौद्रिक नीति कहते हैं। पॉलिसी रिलेटेड टू मनी, ठीक है ना, पॉलिसी रिलेटेड टू मनी, पॉलिसी रिलेटेड टू मनी इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन इसका एग्जैक्ट परिभाषा ही नहीं है, फिर समझना है, इसका एग्जैक्ट परिभाषा ही नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी का। तो फिर समझेंगे। इस मौद्रिक का मतलब मुद्रा होता है यानी मनी होता है, पॉलिसी यानी नीति, यानी पैसे से संबंधित नीति को या मुद्रा से संबंधित नीति को हम लोग मौद्रिक नीति कहते हैं। मौद्रिक नीति लाने के पीछे सरकार का या आरबीआई का क्या उद्देश्य है? तो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों में स्थिरता लाना, प्राइस को स्टेबल रखना इसका महत्वपूर्ण मुख्य उद्देश्य है। कोई दिक्कत? अब प्राइस यहां पर है कि सर तो फिर ये प्राइस कैसे स्टेबल होगा इसके द्वारा? अगर आरबीआई के द्वारा इंडियन इकोनॉमी में पैसे का फ्लो ज्यादा करवाया जाएगा, इंडियन इकोनॉमी में पैसे का फ्लो अगर ज्यादा होगा आरबीआई के द्वारा, तो सबके पास पैसे आएंगे। जब सबके पास पैसे आएंगे तो लोग क्या करेगा? डिमांड बढ़ाएंगे, और जब लोग डिमांड बढ़ाएगा तो कीमत बढ़ेगी। तो बोल रहा है कि भाई आरबीआई के द्वारा उतना ही पैसा सर्कुलेट किया जाए इकोनॉमी में जितना से वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में कोई ज्यादा प्रभाव न पड़े। अगर वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों में लगातार फ्लक्चुएट हो रहा है तो इकोनॉमी में स्टेबल नहीं हो पाएगी। तो इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों को स्टेबल करने के लिए इस मॉनेटरी पॉलिसी का उपयोग किया जाता है। और इसके द्वारा आरबीआई 2 प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करती है, 2 प्रकार के टूल्स का प्रयोग करती है। एक को हम लोग बोलते हैं मात्रात्मक उपकरण और एक को बोलते हैं गुणात्मक उपकरण। तो जो मात्रात्मक उपकरण होता है उसी के द्वारा सारा चीज आता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, सीएलआर, एसएलआर, सारा का सारा चीज इसके अंतर्गत आता है। और जो क्वालिटेटिव टूल्स है जिसको बोलते हैं गुणात्मक उपकरण, इसके अंतर्गत आता है जैसे मोरल प्रेशर आ गया, मार्जिनल लिमिट आ गया, पीएसएल आ गया, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आ गया, ठीक है ना, चाहे क्रेडिट राशनिंग आ गया। इस सारा का सारा चीज गुणात्मक उपकरण के अंतर्गत आते हैं। यहां तक किसी को डाउट समझने में? तो फिर समझेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सिंपल बोला हूं कि मुद्रा से संबंधित नीति को हम लोग क्या बोलते हैं? मौद्रिक नीति बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे समझते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसका परिभाषा सिंपल लिखूं, सिंपल परिभाषा मॉनेटरी पॉलिसी का,
तो लिखेंगे इसका थोड़ा एक लाइन लिखिए, तो मैं बोल रहा हूं। अर्थव्यवस्था में, देखिए लिख दे रहा हूं मैं, अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह, अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह, फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ मनी, अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को विनियमित करने वाली, विनियमित करने वाली नीति को मौद्रिक नीति कहते हैं। मौद्रिक नीति, अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को विनियमित करने वाली नीति को मौद्रिक नीति कहते हैं। विनियमित का मतलब क्या होता है? रेगुलेट करना, रेगुलेट, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिंपल लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को विनियमित करने वाली नीति को हम लोग मौद्रिक नीति कहते हैं, लिख लेंगे। हो गया, लिख लिया आप लोग। तो क्या बोला मैंने कि अगर सिंपल परिभाषा बोला जाए कि मॉनेटरी पॉलिसी का सिंपल परिभाषा, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को विनियमित करने वाली नीति को हम लोग क्या बोलते हैं? मौद्रिक नीति बोलते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि आखिर में अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह होता कैसे है? अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह कैसे होता है, और जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसी के बारे में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि यह आरबीआई है, आरबीआई के द्वारा इंडियन इकोनॉमी में, आई का मतलब होता है यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी में बोल रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमी में पैसे का फ्लो करवाया जा रहा है। समझेंगे अच्छे से, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि आरबीआई, अब देखिए एक बात समझिएगा, आरबीआई डायरेक्ट पैसे का फ्लो नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कि आरबीआई पैसा उठाई लेकर इंडियन इकोनॉमी में पैसे को फेंक दिया, ऐसा नहीं कर सकती आरबीआई, उसके लिए एक प्रोसेस बनाया गया है। लेकिन हम लोग अब इतना समझना है कि आरबीआई के द्वारा इंडियन इकोनॉमी में पैसे का फ्लो करवाया जा रहा है। यहाँ पर पैसे का फ्लो करवाया जा रहा है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। तो जब आरबीआई के द्वारा इंडियन इकोनॉमी में पैसे को डाला जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा, तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा देखेंगे। तो पैसे का यहाँ पर मनी सप्लाई है, जो मनी सप्लाई क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, यानी मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगा। सवाल पूछा भी है, यहीं पे एक सवाल पूछा है कि जब भी इंडियन इकोनॉमी में पैसे का फ्लो करवाया जाता था क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पैसे की आपूर्ति बढ़ेगी, घटेगी, नहीं बढ़ेगा, नहीं घटेगा, तो पैसे की आपूर्ति बढ़ेगी। तो आरबीआई के द्वारा जब इंडियन इकोनॉमी में पैसे को फ्लो करवाया जाएगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, और जब मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इससे क्या होगा? सभी लोगों के पास पैसे के आएंगे ना, यानी लोगों का आय बढ़ेगा। मान लेते हैं पैसे क्या, आय बढ़ेगा लोगों का। जब लोगों के पास आय बढ़ेगा तो लोग अपने पैसे को निवेश करेंगे। अब देखिए यहाँ बोलेंगे सर तो निवेश क्यों करेंगे, लोगों का मन है, वो अलग बात है, लेकिन प्रोसेस यही है। निवेश करने का सिंपल मतलब होता यह है कि मान लीजिए मैं एक कंपनी का मालिक हूँ और मेरे पास पैसा एक और, तो मैं एक और ब्रांच अपना खोल दूंगा। तो जब मैं अपना एक और ब्रांच खोलूंगा तो उस ब्रांच को बनाने में जो भी चीज़ें चाहिए, रॉ मटेरियल लगेगा, उसके पास पैसे जाएंगे, उसमें मजदूर काम करेंगे, उनके पास पैसे जाएंगे, पैसे जा रहे हैं ना। तो जब पैसे जाएंगे तो लोगों के पास आय बढ़ रहा है तो निवेश होगा। अब समझेंगे, फिर मनी सप्लाई बढ़ा, मनी सप्लाई बढ़ेगा, फिर लोगों की आय बढ़ेगी, लोगों की जब आय बढ़ेगी तो लोग अपने पैसों को कहीं ना कहीं निवेश करेंगे। जब लोगों के निवेश करेंगे तो इससे क्या होगा? रोजगार प्राप्त होगा, रोजगार बढ़ेगा, और जब रोजगार बढ़ेगा तो क्या होगा? मांग बढ़ेगी, और जब मांग बढ़ेगी तो क्या होगा? वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होगी, और जब कीमत में वृद्धि होगी
तो इसी के द्वारा आएगा इन्फ्लेशन यानी महंगाई। अभी मैं कुछ बता ही नहीं रहा हूँ रेपो रेट ये सब कुछ। अब एकदम मैं सिंपल एचआर बोल रहा हूँ कि पैसा आरबीआई उठाई और पैसे को इकोनॉमी में इंजेक्ट कर दी, बस। अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट, छोड़ दीजिए वो सब। अभी बस इतना सिंपल समझना है। ये समझ गए ना बात कि जब आरबीआई के द्वारा इंडियन इकोनॉमी में पैसे को फ्लो करवाया जाएगा यानी इंजेक्ट किया जाएगा, ये सारा सिचुएशन क्रिएट होगा। ये तो समझ में आ रही है सारा सा। जब इन्फ्लेशन मान लीजिए बढ़ने लगा तो फिर आरबीआई को पता चलेगा कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि कीमत बढ़ रहा है। फिर आरबीआई क्या करेगी यहाँ पे, फिर पैसे को वापस अपने पास बुलाएगी। तो जब पैसा इंडियन इकोनॉमी से पैसे को वापस लिया जाएगा तब क्या प्रभाव पड़ेगा, तब मनी सप्लाई बढ़ेगी, सॉरी मनी सप्लाई कम होगा। और जब मनी सप्लाई कम होगा तो लोग निवेश कम होंगे, और जब निवेश कम होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी बढ़ेगी ना, बेरोजगारी बढ़ेगी, मांग कम होगा, और जब मांग कम होगा तो कीमत कम होगी, और जब कीमत कम होगी तो इन्फ्लेशन कम होगी यानी महंगाई कम होगी। इन्फ्लेशन यानी क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति कम होगी। ये तो सिचुएशन समझ रहे हैं आप लोग सभी लोग। दो मैंने कंडीशन बताया कि जब पैसे को ज्यादा इंजेक्ट किया गया तब ये सारा क्रिएट होगा, और जब पैसे को फिर से वापस आरबीआई शक करेगी यानी वापस खींचेगी इकोनॉमी से, तो सारा सिचुएशन क्रिएट होगा। अब दो बात यहाँ पे समझना है, यहाँ पे रोजगार मिल रहा है और यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी अर्थव्यवस्था में थोड़ी बहुत महंगाई रहेगी तो रोजगार क्रिएशन होगा, रोजगार का क्रिएशन होगा, लोगों का आय बढ़ेगा, आय का स्रोत होगा। और जब अगर इन्फ्लेशन में महंगाई नहीं है, अर्थव्यवस्था में महंगाई नहीं है, तो बेरोजगारी बढ़ेगी। लेकिन एक बात समझिएगा, कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होता है अर्थव्यवस्था में कि भाई निवेश भी हो रहा है, निवेश बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन भी हाई रेट पर है, लेकिन रोजगार न मिलकर बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। उसी को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। समझ में आ रहा है ना। एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट होती है अर्थव्यवस्था में कि जब सब कुछ सामान्य है कि भाई इकोनॉमी भी ग्रोथ करेगी। अब देखिए, अब यहाँ पर और भी है, अब मेंस में यहीं पे लिख सकते हैं, 2 पेज तो यहीं से लिख सकते हैं। अभी तो मैं सिंपल बताया हूँ, जब पैसा आएगा, निवेश होगा तो इकोनॉमी बूस्ट करेगी, ग्रोथ होगा, इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, पीसीआई बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, इकोनॉमी के जीडीपी का साइज बड़ा होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, बहुत तमाम चीजें हैं जो लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन मैं इजी वे में चीजों को बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर है कि निवेश, यहाँ पर निवेश बढ़ रहा है, आय बढ़ रहा है, निवेश बढ़ रहा है, मांग बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे रोजगार बढ़ने के स्थान पे जब बेरोजगारी बढ़ने लगेगी तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। कोई दिक्कत? हम लोग पढ़ेंगे मुद्रास्फीति में, अभी यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, अभी हम लोग यहीं बता रहा हूँ मैं। तो इसको पहले उतार लीजिए ऐसे, जैसे मैं बता रहा हूँ, उसके बाद फिर चीजें समझ में आ रही है सबको? किसको नहीं समझ में आ रही है? कोई है ऐसा? समझ में आ रही है? ऊपर पड़ जा रहा है। किसी भी देश को विकास करने के लिए ये क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन होना जरूरी है? एकदम जरूरी है, एकदम जरूरी है। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे समझना है, किसी भी देश को अगर हम लोग डेवलप करवाना है तो प्रत्येक देश की सरकार ने कुछ कंडीशन रखा है कि भाई इतनी महंगाई, जैसे महंगाई के बहुत प्रकार है ना, क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, वॉकिंग इन्फ्लेशन है, रनिंग इन्फ्लेशन है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन है, हाइपर इन्फ्लेशन है। लेकिन अगर किसी अर्थव्यवस्था में क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, जिसका रेट अगर 0 से 3% के बीच में है, या 1 से 3 देता है जनरली, अगर उसके बीच में है तो मामला सही है। लेकिन आपका देश बहुत पिछड़ा हुआ है, तो भारत सरकार ने भी इन्फ्लेशन टारगेटिंग पहली बार 2016 में लाई,
और भारत सरकार ने इन्फ्लेशन टारगेटिंग 2016 में लाई और बोली कि अगर भारत में 4% प्लस माइनस 2% अगर इन्फ्लेशन है यानी महंगाई है तो उसको हम महंगाई नहीं मानेंगे। अगर इन्फ्लेशन अगर कहीं मान लीजिए आज कोई सामान हम लोग 100 रुपये में खरीदे और एक साल बाद हम लोगों ने उस सामान को 106 रुपये में खरीद रहे हैं तो हम लोग उसको महंगाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ये डिसाइड करके रखी है कि अगर महंगाई 6% तक जा रही है तो मामला कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कंट्रोल में है। कंट्रोल में है नहीं लेकिन ठीक है, उससे लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देश को जब भी बूस्ट करना है, देश को ग्रोथ करवाना है, डेवलप करवाना है तो थोड़ी बहुत तो महंगाई चाहिए। और ये सरकार पहली बार एक कॉन्सेप्ट लाई 2016 में, और ये जैसे ही इन्फ्लेशन टारगेटिंग का सरकार ने कॉन्सेप्ट लाई उसके बाद भारत अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर स्थापित किया उस देश के साथ जो देश इससे पहले इन्फ्लेशन टारगेटिंग को पहले से ही मतलब अचीव करके रखे हुए हैं। कोई दिक्कत? चीजें बहुत है, समझ में आ रहा है ना। इकोनॉमी एक ऐसा चीज है ना कि हम लोग सोचेंगे ऐसे शुरू कर दिए चलो कि बाबर मारा तो जहांगीर आएगा, ऐसा नहीं है। जहांगीर आएगा, जहांगीर के तुरंत हम लोग रोक कर दूसरे किसी को पैदा करवाएंगे पहले हम लोग। यहाँ पर इकोनॉमी ये कहती है, इकोनॉमी में लोग कहता है कि सर आप पढ़ा रहे हैं मान लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी, तो फिर यहाँ पर गरीबी का चर्चा, भाई सारा चीज की चर्चा होगी, सारा चीज लिंक है ना। और जब तक चीजें लिंक नहीं होगी आप मेंस में लिख नहीं पाएंगे। और जब मेंस में देखिए, जैसे मान लीजिए सिंपल, यहां से मेंस का एक सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आज जब अगर मेंस का सवाल यहां से बन रहा है तो क्या आप इजी में लिख सकते हैं कि नहीं? 2 पेज आराम से लिख सकते हैं। सारा चीज सीक्वेंस में है, रोजगार, निवेश, मांग, उत्पादन, यही है इकोनॉमी। और इसमें जब डाटा डालेंगे थोड़ा तो थोड़ा और आप अपने आप को एक्सपोजर कर देंगे वहां पर, और जब देंगे तो माहौल बनेगा, और जब माहौल बनेगा तो नंबर मिलेगा, फिर बीपीएससी में सिलेक्शन होगी, फिर दहेज लेंगे दहेज नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़े बोलूँगी लेना ही है, पूछ रहा हूं मैं। तो आप तो समझिए, जब आवाज नहीं आ रही हो इसका मतलब कि पढ़ाई लिखाई की बात नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, कुछ चीजें इमोशन से भी समझना होता है। इधर आएंगे, हो गया, इस चीजें सब लिख लिए। अब आते हैं आगे, एक बार मैं और रिपीट करवा देता हूं। पहले क्या क्या बताया मैंने बताया मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी सिंपल मैंने बोला है कि मॉनेटरी का मतलब, मौद्रिक का मतलब मुद्रा होता है, मनी होता है। अब मुद्रा से क्योंकि पूरा मॉनेटरी पॉलिसी में जो सेंटर है वो पैसा ही तो है, सारा गेम पैसे पे ही चल रहा है, इकोनॉमी पूरा पैसा ही है। उसके बाद मैंने यहाँ पर बताया कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह यानी फ्लो ऑफ मनी को जो चीजें रेगुलेट कर रही है उसी को हम लोग बोलते हैं मौद्रिक नीति। अब मैं फिर यहाँ पे बताया कि भाई इसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा, तो यहाँ पे पैसे को फ्लो करवाया गया, फिर से पैसे को वापस आरबीआई अपने पास लाएगी, और इससे इस सारे चीजों को, जो चीजों को रेगुलेट की जा रही है, जो सर्कुलर वे में रेगुलेट की जा रही है, इसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। जब आरबीआई के द्वारा इंडियन इकोनॉमी में पैसे को डाला जाएगा तो सारा सिचुएशन क्रिएट होगा, और फिर से जो वापस लिया जाएगा तो ये सारा सिचुएशन क्रिएट होगा। ध्यान देना है कि जब भी इंडियन किसी भी इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन है, थोड़ा बहुत अगर है, तो समझिए कि रोजगार की गारंटी वहां पर है। इसका मतलब नहीं कि मैं ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत महंगाई अगर है तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए भी महंगाई थोड़ा बहुत आवश्यक है, और इसी कॉन्सेप्ट को भारत ने भी 2016 में अपनाया है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग को लाया है। कोई दिक्कत समझने में? अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति के उद्देश्य, मौद्रिक नीति के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी।
ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब यहाँ पे सवाल है कि आखिर में मॉनेटरी पॉलिसी के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। चलिए बताइए, दो दो लाइन एक एक पॉइंट सब लोग बताएंगे। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, दो चीजें याद रखना है, इन्फ्लेशन कंट्रोल और वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों को स्टेबल रखना। ये सबसे महत्वपूर्ण दो उद्देश्य हैं। तो लिखेंगे पहला उद्देश्य में, लिखेंगे पहला, लिखेंगे अर्थव्यवस्था में, पहला उद्देश्य है अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में पैसों का निर्गमन, अर्थव्यवस्था में पैसों का निर्गमन, निर्गमन को हम लोग बोलते हैं फ्लो। अर्थव्यवस्था में पैसों का निर्गमन करना, अर्थव्यवस्था में पैसों का निर्गमन करना। दूसरा है वस्तुओं तथा सेवाओं, वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों में स्थिरता, के मूल्यों में स्थिरता, वस्तु तथा सेवाओं के मूल्यों में स्थिरता यानी प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है ना, प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी। तीसरा क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना यानी मुद्रास्फीति, या इसी को हम लोग आम भाषा में महंगाई बोल सकते हैं। मुद्रास्फीति या महंगाई को नियंत्रित करना भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है, एक और लिखेंगे मांग तथा आपूर्ति को संतुलित करना, मांग डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई को संतुलित करना, संतुलित करना, डिमांड एंड सप्लाई को संतुलित यानी बैलेंस करना या मेंटेन करना लिख सकते हैं। मेंटेन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मांग तथा आपूर्ति को एक और लिख सकते हैं, पांचवा लिखेंगे पैसे के प्रवाह को फ्लो ऑफ मनी, पैसे के प्रवाह को नियंत्रित करना, पैसे के प्रवाह को नियंत्रित करना, पैसे के प्रवाह को नियंत्रित करना। यहाँ पे बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था में पैसों का निर्गमन का मतलब फ्लो ही होता है। हाँ, पैसे को फ्लो निर्गमन करवाना है तो केवल निर्गमन करना जरूरी नहीं है ना, उसको नियंत्रित भी तो करना है। हाँ, इशू निर्गमन को इशू बोलते हैं क्या? ना, ठीक है, फ्लो। हाँ, तो आरबीआई तो पैसे को तो इशू करेगी ही।
लेकिन ठीक है, ये समझ में आ गया सारा चीज क्या है मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में सिंपल मैंने हम लोग कमेटी में बात किया कि जिसकी संरचना है इसमें दो है, आरबीआई और सरकार। आरबीआई की तरफ से 3 सदस्य आते हैं और सरकार की तरफ से 3 सदस्य आते हैं। आरबीआई की तरफ से जो 3 सदस्य आते हैं उसमें एक सदस्य आरबीआई का गवर्नर होता है, आरबीआई का गवर्नर होता है। जो आरबीआई गवर्नर होता है वहीं इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अध्यक्ष भी होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे मौद्रिक नीति के उपकरण, हिंदी डालेंगे, हेडिंग डालेंगे। तो इस पर अगर निर्णय देना होगा तो कितने कितने लोगों के बीच होना है, ये क्वेश्चन आ रहा है। हाँ अगर कोई मॉनेटरी पॉलिसी ला रहा है हाँ, तो अगर उसके ऊपर निर्णय लेना होगा तो कितने कितने बेंच के ऊपर मान्यता मिलेगा, नहीं तो अन्यथा नहीं मिलेगा। हाँ मान्यता हाँ मिलता है बहुत। क्वेश्चन आता है कि आया है क्या स्टेट में, तुम हमारे सब आया है। सेट में? तुम आएगा ही, सेट में सवाल कहाँ से बनाएंगे वो लोग? एग्जाम में दिखा दीजिएगा, किसी भी एग्जाम में। मैं बोल रहा हूँ जब किसी भी एग्जाम में दिखाइएगा आप। सेट वाला क्या है, सेट वाला अपना ज्ञान में दिखाएगा कि मेरा कोचिंग बहुत अच्छा है, उल्टा पुल्टा डालेगा ना। जैसे दृष्टि आईएएस है, बहुत अच्छी कोचिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आईएएस के एग्जाम से पहले अगर उसका टेस्ट सीरीज लगा लिए तो उस साल का पीटी फेल होना तय है। इसीलिए तो सबसे बढ़िया अभी तक तो सबसे उसी का बढ़िया किसका? उससे वो एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करता है। कौन बोला ये बात? अरे उसी दृष्टि से ही, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि पैटर्न क्या होता है। सुनिए बता रहा हूँ, पैटर्न सिंपल मतलब है कि जो मान लीजिए 17वीं में कुछ नया चेंज कर दिया, अब उसको लोग लगेगा फॉलो करने, वो पैटर्न हो गया बीपीएससी। बीपीएससी एक ऐसा बोर्ड है पूरे विश्व में जिसका कोई पैटर्न नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात भी है, इसको लोग भले निगेटिव सेंस में ले, मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ कि एकदम सही है। पैटर्न का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि साइंस में बोल रहा है कि साइंस में मैं 30 पूछूंगा, मेरा मन नहीं पूछूंगा, मैं 10 पूछूंगा। पैटर्न जब फिक्स कर देगा ना तो सभी लोग तो उसमें मेहनत कर रहे हैं ना, कंटिन्यू मेहनत करेंगे ना। तो भाई पिछले बार क्या किया, अब साइंस नहीं पूछ रहा है बीपीएससी, अब साइंस इन टेक पूछ रहा है। अब आपको क्या करना है कि आप केवल कि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो काम नहीं चलेगा, उसके साथ करें आपको साइंस एंड टेक भी पढ़ना होगा। और साइंस एंड टेक पढ़ेंगे कब, आपको करंट कब समझ में आएगा, जब उसका बेसिक्स पता होगा कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है, रोबोटिक्स क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, एआई क्या होता है। जब एआई के बारे में पूरा फीचर उसको पता रहेगा, फीचर्स पूरा उसका आता, तब उसको जब करंट पढ़ेंगे तो उसको रिलेट कर पाएंगे, जोड़ेंगे। अब जब यही पता ना हो कि बायोफ्यूल क्या होता है तो करंट में देगा तो क्या समझ में आएगा वहां पर, है कि नहीं? कि हवाई जहाज में लुब्रिकेंट क्या भरा जाता है, जब यही नहीं पता तो क्या वहां पे डाल पाएंगे आप। तो इसलिए हम बोलते हैं कि करंट जो लोग बोलता है ना, एकदम करंट तो जरूरी है, बिना करंट के तो एग्जाम कोई भी एग्जाम नहीं निकल पाएगा। लेकिन अब इकोनॉमिक्स मान लीजिए कि आप नहीं पढ़े हैं और दे दिया कि भाई राजकोषीय घाटा इतना हो गया, बैलेंस ट्रेड इतना हो गया, बीओपी इतना बढ़ गया, घट गया, बस आपको याद रटेंगे ना बैठकर कि चलो राजकोषीय घाटा इतना, राजकोषीय घाटा है, और कुछ एक टर्म घुमा दिया ऐसे, तो फिर एग्जाम में पकड़ नहीं पाएंगे उसका। पूरे किसी भी सब्जेक्ट है एकदम बजट तो आएगा ही, बजट इकोनॉमी सर्वे दोनों चाहिए, एकदम कंठस्थ चाहिए। कंठस्थ समझ रहे हैं क्या होता है? डाटा रटने वाला। चलिए याद रखें, दे लेंगे। क्या मैं बोल रहा था? ना ना ना, अच्छा हाँ, मौद्रिक नीति के उपकरण। मौद्रिक नीति के टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, टूल्स ऑफ मॉनेटरी यानी मौद्रिक नीति के उपकरण। पहले इसमें लिखेंगे मौद्रिक नीति के उपकरण में इसका उपयोग क्यों किया जाता है, इस पर हम लिखेंगे 2 लाइन। इसका मुख्य कार्य क्या है लिखेंगे इसमें। अर्थव्यवस्था में तरलता, तरलता को समझ रहे हैं, लिक्विडिटी इसको बोलते हैं,
तरलता मतलब पैसा, हाँ, अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करने के लिए, अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई दो प्रकार के टूल्स का प्रयोग करती है। आरबीआई दो प्रकार के टूल्स का प्रयोग करती है। आरबीआई दो प्रकार के टूल्स का प्रयोग करती है। आरबीआई यूजेज 2 टाइप्स ऑफ टूल्स टू कंट्रोल ऑफ लिक्विडिटी इन इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल ये बात कर रहा है कि आरबीआई इस टूल्स का प्रयोग क्यों करती है। अगर सवाल कोई पूछे सिंपल कि आरबीआई इस टूल्स का प्रयोग क्यों करती है इकोनॉमी में, तो सिंपल यहाँ पर हम लिख सकते हैं तरलता को नियंत्रित करने के लिए, तरलता को नियंत्रित करने के लिए, तरलता को नियंत्रित करने के लिए टूल्स का प्रयोग करती है। दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि आरबीआई इसके द्वारा कितने प्रकार के टूल्स का प्रयोग करती है। तो आरबीआई यहाँ पे दो प्रकार के टूल्स का प्रयोग करती है, दो प्रकार के टूल्स का प्रयोग करेगी। ठीक है ना, वो टूल्स कौन कौन है? एक है मात्रात्मक उपकरण, मात्रात्मक उपकरण, और दूसरा है गुणात्मक उपकरण, गुणात्मक उपकरण। तो दो प्रकार के टूल्स का प्रयोग करेगी आरबीआई, गुणात्मक और मात्रात्मक। अब यहां पे हम लोग डालेंगे हेडिंग मौद्रिक नीति के उपकरण। नीति के उपकरण। अब मौद्रिक नीति के जो उपकरण है वो दो है। एक हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स, जिसको बोलते हैं हम लोग मात्रात्मक उपकरण, और एक को हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव टूल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं गुणात्मक उपकरण, गुणात्मक उपकरण। ठीक है, मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरण यहां पर है। अब समझेंगे जो क्वांटिटेटिव टूल्स है इसमें बहुत सारा चीजें हैं। चलिए देखेंगे, यहां पे है, एक है रेपो रेट, रेपो रेट, दूसरा है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसके बाद है बैंक रेट, बैंक रेट। लिख लिए सब लोग? आगे बढ़ें। बैंक रेट, उसके बाद देखेंगे, अभी मैं मात्रात्मक में ही लिख रहा हूं। उसके बाद है, उसको क्या बोलते हैं, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व, कैश रिजर्व रेशियो। इसको बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात। उसके बाद है SLR, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसको हम बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात,
वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात। उसके बाद हम देखेंगे OMO, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, हिंदी लिखेंगे खुली बाजार की प्रक्रियाएं। उसके बाद हम लिखेंगे MSF, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज। और कुछ है क्या इसमें? मुझे लग रहा है इतना ही है। 8 हो गया है ना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, लिख ले सब लोग ये लोग। अब देखेंगे यहाँ पे जो है, इसमें पहले आता है क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग। इसके बाद आता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्राथमिक क्षेत्र की उधारे जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद आता है मार्जिनल लिमिट, ML, मार्जिनल लिमिट। उसके बाद आता है इथिकल प्रेशर, एडवर्टीजमेंट भी हो सकता है यहाँ पर, सारा का सारा चीज़ यहाँ पे होगा। इसमें बहुत कम है। मेन हम लोग यहीं पढ़ना है क्वांटिटेटिव टूल्स, मात्रात्मक उपकरण। दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि क्वालिटेटिव टूल्स किसी क्षेत्र विशेष में अगर मुद्रा के प्रवाह को अगर नियंत्रित करना हो किसी क्षेत्र विशेष में, तो हम लोग इसका उपयोग करते हैं क्वालिटेटिव टूल्स का। अन्यथा हर जगह क्वांटिटेटिव टूल्स का ही प्रयोग, नॉर्मल जगह इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर किसी क्षेत्र विशेष के बारे में बात करना हो, किसी क्षेत्र विशेष में देखा जाए कि वहाँ पे मनी सप्लाई किस प्रकार से, मुद्रा का प्रवाह किस प्रकार से है, तब हम लोग इसका प्रयोग क्वालिटेटिव टूल्स का प्रयोग करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, क्वालिटेटिव टूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्रेडिट राशनिंग यहाँ पे बात की जा रही है या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में बात की जा रही है, यह दर्शाता है कि बैंक किस प्रकार से आम आदमी का शोषण करती है। सिंपल नॉर्मल सिनेरियो में नहीं होता है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि क्रेडिट राशनिंग के बारे में बात हो, अब यहाँ पर है कि ये सब कुछ अच्छा चल रहा था, इसी का परिणाम है ये। अगर ये सब कुछ अच्छा रहता तो फिर हम लोग इसका प्रयोग क्यों करते, क्यों लाते? इसके पीछे कारण ये है कि जैसे क्रेडिट राशनिंग में क्या होता है, इसको इस कॉन्सेप्ट को लाया क्यों गया, इसके पीछे कारण 2 लाइन समझिएगा। पहले बैंकें क्या करती थी कि अगर बैंकों के पास 2-3 लोग गए लोन लेने के लिए, मान लीजिए कोई किसान गया, कोई स्टूडेंट गया और कोई बिजनेसमैन गया लोन लेने, तो बैंकें क्या करती थी कि अपने जो विश्वासपात्र ग्राहक जिसको बैंक मानती थी, तो बिजनेसमैन को मानेगी, तो उसको लोन ज़्यादा देती थी बैंक और ऑन टाइम देती थी कि भाई चलो ठीक है। अब किसान को नहीं देने के पीछे कारण क्या है कि भाई इसका फसल बर्बाद हो गया, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया, बर्बाद हो गया, कहाँ से पैसा देगा? स्टूडेंट है, पढ़ लिख गया, जॉब इसका नहीं लगा, तो फिर पैसा कहाँ से रिटर्न करेगा मेरा? बिजनेसमैन पर उसका फेथ ज़्यादा है, तो बैंक उसको ज़्यादा लोन देती थी या और टाइम देती थी। तो फिर आरबीआई को ये बात क्या लगी कि आरबीआई लगा कि अरे यार, जब ये ऐसे अगर मतलब डिस्क्रिमिनेट करेगी बैंक, तो आम जनता को तो बैंकों पर से विश्वास ही उठ जाएगा।
तो आम जनता तो भाई लोन लेने जाएगी नहीं, आम जनता को जो फायदा ही नहीं होगा तो आम जनता बैंकिंग सिस्टम का उपयोग क्यों करेगी। इसके लिए आरबीआई ने क्या किया, क्रेडिट राशनिंग का कॉन्सेप्ट लाया और आरबीआई ने बोला कि ठीक है भाई, आपको जिसको जितना पैसा देना है आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मिनिमम आपका जो लग रहा है आपको कि जो आपका विश्वास पात्र ग्राहक हैं, आप उनको 60% लोन आप उनको दे सकते हैं, लेकिन जो 40% लोन की अमाउंट होंगी, अगर आपको मान लीजिए कि 100 रुपये लोन देना है किसी को, आपने 100 रुपया निकाल कर रखा है कि मैं ये 100 रुपया लोन ही दूंगा किसी को, तो 100 रुपया लोन में से 60 रुपया आप किसी को भी दीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। जो 40% लोन है उसको आपको वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लोन देना होगा। जो समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको आपको 40% लोन देना होगा, और इसी से कॉन्सेप्ट आया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का। और इस 40% में उन्होंने बोला कि भाई 18% आप एग्रीकल्चर सेक्टर को देंगे, ठीक है, 10% आप जो छोटे मोटे जो उद्योग करते हैं उनको देंगे, ठीक है, 2.5% लोन आप वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो समाज के कमजोर वर्ग हैं, जो जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है कोई ना कोई अपने जीवन यापन या कोई काम करने के लिए, उनको देंगे आप। एक कॉन्सेप्ट लाया गया। और मार्जिनल लिमिट क्या होती है, मार्जिनल लिमिट का सिंपल मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आप बैंकों के पास लोन लेने जाते हैं, तो आपको लोन चाहिए 5 लाख रुपया, और आपके पास भाई बैंकें जब लोन देगी तो आपको कुछ ना कुछ उसके बाद गिरवी रखना होगा, जिसको कोलेटरल डैमेज बोला जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि आप 5 लाख का लोन ले रहे हैं और आपके पास 5 लाख की संपत्ति है, तो बैंकें आपको लोन नहीं देंगी, क्योंकि बैंकें लोन तब देगी जब आप जितना लोन ले रहे हैं उससे ज्यादा का अमाउंट आपका होना चाहिए आपके संपत्ति का, ठीक है। मान लीजिए बोला कि भाई मेरे पास कुछ और भी चीजें हैं जो 6 लाख रुपये का है, तो बैंक आपको लोन दे देगी इजीली का, इतना तो देती नहीं, लेकिन मान लेते हैं हम लोग पढ़ते हैं यहीं कि 6 लाख आपको बैंक लोन देगी। तो आपने 5 लाख का लोन लिया है और 6 लाख का संपत्ति आपने गिरवी रखा है बैंकों के पास, तो जो 1 लाख का जो मार्जिन आ रहा है ना, उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल लिमिट, ठीक है। ये रहा क्वालिटेटिव टूल्स का मामला। मुख्य रूप से हम लोग को पूरा फोकस करना है क्वांटिटेटिव टूल्स में, क्योंकि सारा गेम यही चलाएगा। और इसी से नया कॉन्सेप्ट आएगा बेस रेट का, BSLR, MCLR क्या होता है, ये सारा का साथ ही हम लोग आगे देखेंगे। यहां तक किसी को डाउट हो तो पहले पूछ लीजिए। किसी को डाउट है? यही होता है डिपोजिट, देख लेंगे उसको, होता नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत। बेस रेट भी है, जैसे मानिए बैंक रेट है तो उसी तरह बेस रेट भी है। अब बेस रेट और बैंक रेट में क्या अंतर है? बेस रेट और बैंक रेट में अंतर ये है कि देखिए, जो भी बैंकें हैं, जो बैंक है, जो हम लोग बैंक जो लोन देती है, तो देखिएगा सारे बैंकों का लोन का रेट अलग अलग है। तो आरबीआई किसी भी बैंक का लोन का रेट डिसाइड आरबीआई नहीं करती है। आरबीआई एक बेस रेट तय करती है कि भाई आरबीआई लोन का रेंज तय करेगी कि भाई 6% से लेकर और 10% ये रेंज है, यानी किसी भी व्यक्ति को आप 6% से कम पे लोन नहीं दे सकते हैं, कोई भी आपका क्लोज हो, और किसी भी व्यक्ति को आप 10% से ज्यादा लोन नहीं दे सकते हैं। इसके बीच में आप अपना रखिए जितना रखना है। अब बैंकों के ऊपर है कि बैंक उसमें 7% रखे, 8% रखे, 9% रखे या 10% रखे, बैंक तय करेगी, न कि आरबीआई। आरबीआई तय क्या करती है? आरबीआई तय करती है बेस रेट, कि भाई बेस रेट का मतलब होता है कि रेंज तय करेगी आरबीआई कि भाई इतना से इतना रेंज रहेगा मेरा। इसके अलावा आप डिसाइड करेंगे। इसीलिए सारे बैंकों का जो पर्सनल लोन है वो अलग अलग रेट पर है। किसी का 10.5% है, किसी का 10% है, किसी का 11, किसी का 12 क्रॉस नहीं करेगा किसी का, देखिएगा, ठीक है ना। तो आरबीआई देखिए, मान लीजिए आरबीआई रेंज डिसाइड कर दिया आरबीआई 10 से 15%, तो 15% मैक्सिमम बैंक देगी, कोई दिक्कत नहीं है उसे। यानी बेस रेट का मतलब वही होता है। अब बैंक रेट जो हम लोग पढ़ते हैं वो बैंक रेट अलग है।
वो बैंक रेट का मतलब यहाँ पे जो बैंक रेट यहाँ पे मैंने लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई बैंक आरबीआई से लोन ले रही है, तो जब आरबीआई से कोई बैंक लोन लेगी लॉन्ग टर्म के लिए तो उसको हम लोग बैंक रेट बोलेंगे। और आरबीआई से अगर कोई बैंक शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती है, अल्पकाल के लिए, उसको हम लोग रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट का सिंपल मतलब होता है कि अगर कोई बैंक आरबीआई से लोन लेती है कम समय के लिए, उसको हम लोग रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, सॉरी रेपो रेट बोलते हैं। अगर कभी कभी आरबीआई को भी पैसे की आवश्यकता होती है तो आरबीआई अन्य बैंकों से लोन लेती है, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है रियलिटी में कुछ और भी चीजें होती है। होती क्या समझिएगा, जैसे हम लोग के पास पैसे आ गए कभी ज्यादा कहीं से, तो हम लोग पैसे को क्या करते हैं, ले जाकर बैंकों में जमा करते हैं। हाँ, जमीन भी खरीदते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जमीन के बारे में बात ना कर, जमा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ले जाकर अपने पैसे को जमा करते हैं बैंक में। हम लोग के पास 2-3 ऑप्शन है ना, या तो हम लोग अपने पैसे को किसी को ब्याज पर दे दे, कहीं पे बिजनेस कर लें, लेकिन वहां पर पैसा डूबने का चांस ज्यादा है। तो आरबीआई अगर बैंकें हम लोग को इंटरेस्ट ठीक ठाक रेट दे रही है तो हम लोग अपने पैसे को लेकर कहाँ पे रखते हैं, बैंक में। उसी तरह कभी कभी बैंकों के पास भी अगर अधिशेष राशि आती है तो ले जाकर पैसे ले जाकर बैंकें आरबीआई में जमा कर देती है, और उस आरबीआई क्या करती है कि उस पैसे पर कुछ परसेंट बैंकों को लोन देती है, उसी को बोलते हैं एक्चुअल रिवर्स रेपो रेट। लेकिन अगर आम भाषा में समझना हो तो सिंपल ये समझना है कि जब आरबीआई बैंकों से लोन लेती है, उधार लेती है, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। किसको? हाँ, एकदम देगी, आरबीआई भी उसी तरह कम देती है बैंकों को भी। रेपो स्टेटमेंट एक बार सवाल पूछा है कि क्या रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होती है कम होती है? हमेशा कम होती है, याद रखना है। कभी भी रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा नहीं हो सकती है। अगर ज्यादा होगी तब तो समझ में आ रहा है आरबीआई क्यों लॉस सहेगी अपना, वो क्यों देकर फिर ज्यादा इंटरेस्ट पे करेगी, क्या मतलब उसको। अच्छा, एक सवाल और भी है, जैसे मान लीजिए अगर बैंकों के पास, जैसे कभी कभी सरकार को घाटा हो जाता है जिसको फाइनेंसिंग डिफिसिट बोलते हैं, तो आरबीआई के पास तो ऑप्शन तो है ही कि पैसे को छाप कर वह उसको घाटे को पूरा कर सकती है, ऑप्शन तो है ही ना आरबीआई के पास। लेकिन ऐसा आरबीआई नहीं करती है। आरबीआई लोन लेती है कहीं और से पैसे का सिक्योरिटी के रूप में लेगी, बॉन्ड डिवेंचर ये सब जारी करेगी, पैसे लेगी। इसके पीछे क्या कारण है? हाँ, अगर पैसे की छपाई ज्यादा होगी उसका जो औकात है कम हो जाएगी, औकात कम हो जाएगी तो फिर दिक्कत है, तो फिर महंगाई आ गई। क्योंकि पैसा छपने का मतलब ही है कि उस पैसे का फ्लो अर्थव्यवस्था में होगा ही होगा, तभी तो छपाई होगी ना पैसे। ऐसा तो है नहीं कि पैसा छाप कर केवल देखेगी रात दिन गिनेगी उसको, ऐसा होती है क्या? ऐसा तो नहीं होगा। तो पैसे का फ्लो आरबीआई अर्थव्यवस्था में करवाएगी ही करवाएगी। और जब पैसे का फ्लो अर्थव्यवस्था में आरबीआई करवाएगी, अब हम सभी लोगों के पास पैसे आएंगे तो हम सभी लोग अपनी औकात भूल जाएंगे, नया नया चीज़ों का डिमांड करेंगे। चलो ये खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, आज बेड के नीचे सोएंगे, ऊपर नहीं, पैसा ज़्यादा है, 3 AC चलाकर रजाई ओढ़ के सोएंगे, है कि ना? हाँ, भाई वेनेजुएला बहुत दूर, नज़दीक आइए पाकिस्तान, अभी आइए श्रीलंका। अभी श्रीलंका इधर ही तो चला, 1-2 महीना, 2-3 महीना पहले पाकिस्तान की स्थिति खराब हो गई थी, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था वहाँ पर। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब है कि उसका कोई लिमिट नहीं है, इन्फ्लेशन कितना रेट जा सकता है, 1000, 1500, 5000, 10,000% बढ़ सकता है रेट किसी भी चीज़ की, वही तो इन्फ्लेशन है ना। लेकिन अगर किसी अर्थव्यवस्था में क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, अगर किसी अर्थव्यवस्था में क्रीपिंग इन्फ्लेशन है तो वो उसके लिए अच्छा है जो डेवलप्ड इकोनॉमी है। पूछता है कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन की विशेषता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में पाई जाती है, तो हमेशा डेवलप्ड इकोनॉमी में। और वॉकिंग इन्फ्लेशन तो डेवलपिंग, क्योंकि उसका रेंज ज़्यादा होता है, 4 से 10%, और उसका जो रेंज है वो 1 से 3 या 0 से 3 कहीं दिखाता है, 0 से 3 तो होगा क्रीपिंग,
और जो वॉकिंग है वो है 3 से 10, और उससे आगे जब बढ़ेंगे रनिंग तो 10 से 20, और जब उससे आगे बढ़ेंगे गैलोपिंग, कूदती हुई मुद्रास्फीति उसको बोलते हैं, वो है हाँ उछलती हुई, कूदती हुई, गैलोपिंग, जंपिंग जो भी बोल सकते हैं। उसका रेंज क्या है 20 से 80। नहीं 6 से 8 नहीं, 4 से 6। हाँ हुआ है उसके सरकार एक्सक्यूज भी तो दे रही है, ये भी सुनिए। एक तो होता, हाँ सच में नहीं हुआ तब बेरोजगारी। अच्छा नहीं, एक और बात सुनिए, बेरोजगारी के बारे में जो बात हम लोग करते हैं ना, वो बेरोजगारी अलग है। अगर भारत में अभी जितनी बेरोजगारी हैं, जो 15 से 29 वर्ष के युवाओं में जो बेरोजगारी दिख रही है 83%, अभी ILO का रिपोर्ट है, उसमें से नहीं 83 पॉइंट कुछ, उसमें से लगभग 70% वैसे लोग हैं जो सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़े हैं। ये भी बताइए, खाली सरकार को दोषी नहीं देना है, कुछ अपना भी दोष निकालना है ना। सब लोग चाह रहे कि सरकारी नौकरी करें, कोई बिजनेस के चक्कर में नहीं है, कोई अपना स्टार्टअप करना। अब बोलेंगे सर पैसा नहीं है, तो भाई पैसा लो, कमाओ, है ना। तो केवल सरकारी नौकरी के चक्कर में 15 से 29 वर्ष में कि युवाओं में बेरोजगारी इतना लेवल पर पहुंचा है। और भी खासकर जो बेरोजगारी हम लोग बढ़ाए हैं ना, वो यूपी, बिहार, झारखंड, नॉर्थ स्टेट वाले हम लोग हैं। साउथ महाराष्ट्र में उतना क्रेज नहीं है, इस साउथ में भी नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, गुजरात में नहीं है। गुजरात में एक लड़का है, एक दोस्त है मेरे, नवोदय में टीचर है, वो मतलब सीनियर है वहाँ पे, मतलब जो सोसाइटी है वहाँ पे रहते हैं। निकले तो लोग पूछा क्या करते हो आप, तो बोले कि गवर्नमेंट टीचर। बोला कि भावे नहीं देता है सब बोला कि फील ही नहीं आता कि मैं यहाँ पे मतलब 1 लाख रुपया कमा, नवोदय में बहुत ज़्यादा पैसा ज़्यादा मिलता है, 1 लाख के आसपास में। बोला कि मुझे फील ही नहीं आती है कि यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। हम लोग क्या है कि ग्रुप डी भी बन गए तो माहौल गांव में एकदम टाइट रहेगा। मान लीजिए कि अब 1 लाख रुपया कमा रहे हैं और ग्रुप डी वाला घुस गया बीच में, उसी में 10,000 वाला, आपसे ज्यादा रेस्पेक्ट उसको मिलेगा। तिलक, दहेज के विपरीत, दहेज के मैं विपक्ष में हूं। तो शादी आप ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और किसी की शादी हो रही है, बारात चलने की तैयारी में किया जाए।